Okay, Malik. So, good morning. This is basically with respect to your SEBI revision. पहले अपन सेबी को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, सेबी रिवीजन में अपन को करना क्या है, पहले देखना है सेबी में क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहले हम लोग बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, थर्ड है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसके बाद है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके बाद है पेनल्टीज, उसके बाद एजुकेशन सैट एंड मिसलेनियस। ये कॉन्सेप्ट अपन ने देखना है। यहाँ पर मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप देखोगे बोर्ड है, पावर्स है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट है और पेनल्टीज और एजुकेशन, यहाँ तक आप सेक्शन नंबर याद रखिए, सेक्शन नंबर पर एम्फेसाइज करिए। ओके, उसके बाद जैसे सेट हो गया और मिसलेनियस हो गया, सेक्शन नंबर को याद रखना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। अगर याद रहता है तो गुड इनफ, नहीं याद रहता है तो हार्डली आप स्पेसिफिक सेक्शन याद रखिए, जैसे मैंने लिखे हुए हैं 15T, 15Z और 15U, ये 3 सेक्शंस आप याद रखिए। ओके, कराते वक्त मैं आपको अपडेट कराऊंगा। ओके, और ये पॉइंट आप ध्यान रखिए विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर याद रखने के इसमें। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं। ओके, तो अपना बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सेक्शन 3 सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन। ओके, बोर्ड क्या है, सेबी बोर्ड क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। ओके, दे हैव ए पावर टू होल्ड, ओके, एक्वायर एंड डिस्पोज द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। दे कैन, ओके, हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन इवन, ओके, they can initiate a prosecution against somebody and the prosecution can be initiated against the SEBI also. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस इज इन मुंबई, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। ओके, लीगल प्रोसीडिंग्स की बात की थी मैंने, प्रोसिक्यूशन मतलब। ओके, मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए, सेक्शन 4 बोलता है, सेक्शन 4 बोलता है मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए। तो आपको 9 मेंबर्स की लिस्ट याद रखनी है। पहला होता है चेयरमैन, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, 2 मेंबर्स यूनियन मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगा, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई रहेगा एंड 5 अदर मेंबर्स विल बी यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन 5 में से 3 एटलीस्ट मेंबर होने चाहिए जो होल टाइम होने चाहिए। इस कंसेप्ट में आपको याद रखना होगा चेयरमैन प्लस जो मेंबर है, चेयरमैन जो प्लस मेंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ओके, उनके पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए सिक्योरिटी मार्केट का या लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिफाइन किया हुआ है। ये होने के बाद आपका सेक्शन 5 आता है, टर्म्स क्या है मेंबर के। तो सीजी कैन टर्मिनेट, ओके, सीजी ओके रिमूव कर सकती है उनको, ओके, एनी टाइम नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कितने पीरियड का देना पड़ेगा, 3 मंथ नोटिस होगा या 3 मंथ्स की सैलरी होगी, आइदर ऑफ इट। अगर पीरियड कम है, आपको नोटिस पीरियड कम दिया हुआ है, नोटिस पीरियड कम दिया क्यों दिया हुआ है, आपका टेन्योर खत्म होने वाला है, 1 महीना एग्जांपल, तो आपको सैलरी सिर्फ 1 महीने की मिलेगी। ये आपको मैंने बताया हुआ है। कौन से मेंबर्स निकाल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ओनली चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। उसके बाद ओके, क्या सेंट्रल चेयरमैन और अदर मेंबर्स रिजाइन कर सकते हैं, आंसर इज यस, रिजाइन कर सकते हैं, 3 मंथ्स की नोटिस देनी पड़ेगी, ये आपके लिए कंपल्शन रहेगा। उसके अलावा चेयरमैन और होल टाइम मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा, टेन्योर होगा, टर्म जो होंगे 5 इयर्स होंगे, दे कैन बी रीअपॉइंटेड आल्सो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मैक्सिमम इयर्स ऑफ एज 65 इयर्स डिफाइन की हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेबी बोर्ड की कहानी चल रही है, सेबी बोर्ड में चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स की बात चल रही है। ये होने के बाद कैन सेबी बोर्ड के मेंबर निकाले जा सकते हैं, आंसर इज यस। ग्राउंड्स ये हुए 4 ग्राउंड है, इंसॉल्वेंसी है, अनसाउंड माइंड है, कन्विक्ट ऑफ ऑफेंस है और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उन्होंने कुछ अपना पावर्स को अब्यूज किया है, ओके, सो इस केस में सेक्शन 6 के अंदर उनको निकाला जा सकता है। सेक्शन 7A इज अबाउट मीटिंग एंड वोट। ओके, पहला पॉइंट मीटिंग, ओके, क्या बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, आंसर इज यस। उसके लिए रेगुलेशंस होंगे, ओके, एट सच टाइम एंड इंटरवल, सो कोरम भी वो रेगुलेशन में डिफाइन किया हुआ है, तो अपने को सिलेबस में नहीं है तो इग्नोर करिए। चेयरमैन, ओके, जो मीटिंग का होगा वो चेयरमैन डिफाइन है, बोर्ड का चेयरमैन होगा वही मीटिंग का चेयरमैन होगा, लेकिन अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो इस केस में मेंबर्स जो होंगे मीटिंग के वो डिसाइड करेंगे कि इस मीटिंग का चेयरमैन क्या होगा, क्योंकि रीजन सिंपल है, मेजॉरिटी विंस कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर इक्वल वोट्स आए तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होना चाहिए। ओके, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट रहेगा एंड मेंबर कौन सा मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, कौन सा मीटिंग में वोट नहीं करेगा। लॉजिक सिंपल है, अगर मेंबर इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड कैसे होगा, ओके, अगर वो कोई कंपनी का डायरेक्टर है एंड उसको इनडायरेक्टली पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, इनडायरेक्टली पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, इस केस में ओके, उसने क्या करना है, मीटिंग के टाइम पे नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट, वो रिकॉर्डेड किया जाएगा एंड थर्ड पॉइंट, वो मीटिंग में कोई पार्ट नहीं लेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको इजी कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए, सेक्शन 8, अगर कोई वैकेंसी हुई है, ओके, या कुछ ऐसा इशू हुआ है जहां पर कुछ प्लस माइनस है सेबी के बोर्ड के मेंबर्स के इसमें, ओके, तो इसकी वजह से कोई भी प्रोसीडिंग जो सेबी इनिशिएट कर चुका है वो प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। एन एग्जाम्पल, देर इज एन एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और एनी डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, तो इस केस में जो भी प्रोसीडिंग होगी, ओके, जो भी रेगुलेटरी होगी, ओके, वो कहीं पर भी, ओके, ये प्रोसीडिंग्स, ओके, ये नहीं मानी जाएगी, इनवैलिडेट नहीं की जाएगी, वैलिडेट मानी जाएगी। ये हो गए आपके स्टार्टिंग के सेक्शन सेबी के। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर्स के। पावर्स के सेक्शन बहुत अच्छे से करना, सेक्शन नंबर याद रख के करना मालिक। तो पहला पॉइंट है सेक्शन 11 जो है रेगुलेटरी पावर्स। कौन से पावर्स है मालिक, रेगुलेटरी पावर जो रेगुलेट करते हैं। तो इस केस में मैंने आपको बताया, ओके, यहाँ पर रेगुलेटरी रजिस्टर और कुछ काम करने हैं आपको, वो देख लीजिए। तो पहला पॉइंट आप क्या करोगे, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज को करोगे। उसके बाद रजिस्टर 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 टू स्टॉक ब्रोकर, रजिस्टर टू डिपॉजिटर, रजिस्टर टू वेंचर कैपिटल। उसके बाद रेगुलेट सेल्फ और रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रोहिबिट करिए फ्रॉड में, प्रमोट करिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोहिबिट करिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इनसाइडर ट्रेडिंग में। इनसाइडर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को रेगुलेट करना होगा। उसके अलावा इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी कर सकते हैं, इवन दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड दे इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं और वो खुद भी इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं।
बस यहाँ पर एक प्रोवाइजो, इफ रिमेंबर, अगर इन्फॉर्मेशन इज फर्निश आउटसाइड इंडिया तो उनको प्रोवाइजो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और उसके अलावा जो सेक्रा के फंक्शंस है वो भी करेंगे, ओके, सेबी कर सकता है फंक्शंस ऑफ सेक्रा। और उसके अलावा फीस क्या चार्ज करनी है वो डिफाइन किया जाएगा, और रिसर्च केस में भी सेबी इन्वॉल्व हो सकता है। ये है आपके रेगुलेटरी पावर। ये सेक्शन 11 है, बहुत ईजी आंसर है, आपको याद रखना है। बस आपको याद रखना है वो रेगुलेट और रजिस्टर वर्ड को डिफरेंस ना हो, मतलब आपका मतलब ऐसा ना हो जाए वो कॉमन वर्ड निकल जाए। ओके, रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर है, ओके, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज है, रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर है, तो गलती से भी आप ऐसा मत लिखना रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जिसको रेगुलेट करना है वो रेगुलेट होगा, जिसको रजिस्टर करना है उसको रजिस्टर किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये पहला सेक्शन क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, जहां पर ये बोला गया है सेबी के पास जो है वो सिविल कोड के पावर है। सिविल कोड के पावर मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाना, ओके, कोई भी प्लेस पे जहां पर बोर्ड रिसाइड करता है। सेकंड पॉइंट, अटेंडेंस के लिए बुलवाना, ओथ दिलवाना, इंस्पेक्शन करना पर्सन का और कंपनी का, कंपनी जो लिस्टेड है और जो प्रोसेस इन लिस्टिंग में है, एंड उसके अलावा विटनेस के लिए बुलाना। ठीक है मालिक, ओके, एग्जामिनेशन जैसा कॉन्सेप्ट है अगर आपने कंपनी एक्ट पढ़ा है तो। इसके अलावा 11 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया है कोई भी कंपनी के अगेंस्ट या कोई भी पर्सन के अगेंस्ट, ओके, या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है तो उस केस में सेबी क्या ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर की बात हो रही है तो टोटल 6 ऑर्डर्स कैन बी पास बाय सेबी। क्या है, पहला सस्पेंड ट्रेडिंग, ओके, सेकंड पॉइंट रिस्ट्रेन दैट पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मार्केट, ओके, तो पर्सन को रोक दीजिए, ओके, तीसरा पॉइंट सस्पेंड द ऑफिस बियरर। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीड्स को इंपाउंड कीजिए, जो भी प्रोसीड्स है उस सिक्योरिटीज के वो इंपाउंड कीजिए, अटैच द बैंक अकाउंट एंड, ओके, जो भी इंटरमीडिएट एनी पर्सन है जिसके पास जो एसेट होगा वो एसेट के साथ वो कुछ करेगा नहीं, ही विल नॉट डिस्पोज दैट एसेट। ओके, ये 6 पॉइंट आपको 6 ऑर्डर पास कर सकती है सेबी। लेकिन इसमें अंदर आपको याद होना चाहिए 6 ऑर्डर के अंदर लास्ट 3 ऑर्डर जो सेबी के हैं, इस केस में आपको मैंने बताया था अगर ये 6 ऑर्डर लिस्टेड कंपनी या कोई कंपनी प्रोसेस इन लिस्टिंग है उसके अगेंस्ट पास करने हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दे शुड बी इन्वॉल्व इन आइदर इनसाइडर ट्रेडिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ही लास्ट के 3 ऑर्डर पास हो सकते हैं। यानी एग्जांपल, अ कंपनी विच इज लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग जो इनसाइडर ट्रेडिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है उसके अगेंस्ट पहले 3 ऑर्डर ही पास किए जाएंगे, बाकी पास नहीं किए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। ओके, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा जब ऑर्डर पास किए जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है 11A, 11B, 11C, 11D। 11A क्या बोलता है, ओके, सेबी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए, इशू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट के लिए, इशू ऑफ, ओके, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ओके, रोक लगा सकता है, ओके, प्रोहिबिट कर सकता है, मत करो, और ओके कुछ कंडीशन दे सकता है जिसके बेसिस पे ओके उनको इशू करना होगा। यानी प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो कंडीशन हो गए, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना है तो कंडीशन हो गए। 11A बोलता है। 11B क्या बोलता है, ओके, सेबी कभी भी कोई डायरेक्शन दे सकता है और पेनल्टी लेवी कर सकता है 11B के अंदर। सर ये कभी भी मतलब क्या, अगर कहीं पर भी सेबी को लगा कि कोई कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है या ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स है, ओके, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स है, इस केस में ओके सेबी क्या कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है, और डायरेक्शन दे सकता है, बोल सकता है ये कंप्लाई करिए, ओके, और उसके साथ में ये बोल सकता है भाई कोई कंपनी को रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस है जो 11A है उसके रिलेटेड पॉइंट बता सकता है, कंडीशन दे सकता है। अगर ये नॉन कंप्लाई किया तो पेनल्टी लेवी की जा सकती है, 11B बोलता है। 11B की पेनल्टी का कॉन्सेप्ट। 11C इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कैसा होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा सेबी से। सबसे पहला ग्राउंड है, ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, 2 ग्राउंड है। सबसे पहला, आपने ऐसा कोई काम किया विच इज डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, एंड सेकंड यू हैव वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस। ये पहला ग्राउंड है, ओके, ग्राउंड दे दिया। फिर बाद में सेबी बोर्ड विल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, कोई तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगा उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन करो इन द अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरी और एनी पर्सन। सर जो डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉई और जो भी होंगे इंटरमीडियरीज के या कंपनीज के या एनी पर्सन है जो उनको क्या करना है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को मदद करनी है, उनको बुक्स देने हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिकॉर्ड देने हैं, एक्सेट्रा। ओके, ये बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड जितने भी ये कस्टडी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रख सकता है, आंसर इज यस, 6 मंथ्स तक रख सकता है, 6 मंथ्स के ऊपर नहीं रख सकता। क्या ये डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एमडी, एम्प्लॉई, इनको क्या ये ओथ दिलवाई जा सकती है, आंसर इज यस, ओथ दिलवाया जा सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ ओथ, एक ओथ दिलवाया जा सकता है मतलब उनका एग्जामिन किया जा सकता है। इसके बाद अगर ये डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय जो भी है अगर वो फेल होते हैं, सर किस कंटेक्स्ट में फेल होते हैं, अगर प्रोसीजर फॉलो करने में फेल होते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए बोला, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए बोला वो फेल हुए, फर्निश करने के लिए बोला वो फेल हुए, अपीयर नहीं हुए एग्जामिनेशन के लिए, और लास्ट पॉइंट साइन नहीं किया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर साइन नहीं किया, तो यहां पर इंप्रिजनमेंट होगी। इंप्रिजनमेंट 1 ईयर की हो सकती है या मैक्सिमम फाइन हो सकता है 1 करोड़ का, या दोनों हो सकते हैं, और अगर ये कंटिन्यू नेचर है तो 5 लाख पर डे का होगा। ओके, बट ये एप्लीकेबल किसको होगा, अगर ये सेक्शन में असिस्ट नहीं किया उनको ये एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा क्या नोट्स एंड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किया जाएगा, वो नोट्स कैसे होंगे, राइटिंग में होंगे, ओरल ही नहीं होंगे। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके इंपाउंडिंग डॉक्यूमेंट, यानी अगर कहीं पर भी ओके इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या सेबी को लगा कि भाई आप ओके आप मतलब कौन, इंटरमीडिएरी और एनी पर्सन अगर मुटिलेट कर रहे हैं, फॉल्सिफाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, सीज कर अल्टर कर रहे हैं, या ओके कहीं ना कहीं सीक्रेट कर रहे हो, ओके क्या डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर सेबी क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट या जज के पास जाएगा जो जुरिडिक्शन ऑफ मुंबई है, और सर्च और सीजर के ओके ऑर्डर लेके आएगा।
यहाँ पर जब सर्च और सीजर के ऑर्डर लाएगा तो 8वें पॉइंट में अपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर ये किसी और ऑफिसर की मदद भी ले सकता है। ओके, ये किसी और ऑफिसर की मदद ले सकता है, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गए, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी, जो भी है उनके ऑफिसर डिमांड कर सकता है वो। इसके अलावा सर्च करने के लिए ऑर्डर ऑफ कोर्ट आने के बाद क्या करेगा, एंटर करेगा, सर्च करेगा, सीज करेगा। एग्जाम्पशन मैंने दिया हुआ है, ये मैंने आपको आज भी बताया था आज के लेक्चर में कि अगर कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, अगर वो कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है इनसाइडर ट्रेडिंग में या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, तो उनके इसमें ये सर्च सीजर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, इंपाउंड जो किए हुए, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड किए हुए, रिकॉर्ड्स इंपाउंड किए हुए हमारे पास रखे हुए हमारी कस्टडी में, वो कब तक रहेंगे, 6 मंथ्स रहेंगे। आंसर इज नो, ये जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तब तक रहेंगे, क्योंकि हमें डर था ना ये सीक्रेट किए जाएंगे, ये अल्टर किए जाएंगे, इसीलिए हमारे पास लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम मतलब जब तक ये डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म नहीं होता, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। ये होने के बाद आपके लिए छोटे छोटे सेक्शन है। एक है 11D, सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर मतलब अगली बार ऐसा मत करना, कहीं पर भी बोर्ड को लगा कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया, तो सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं मालिक। ओके, सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पशन क्या हुआ है, ये सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर अगर इनसाइडर ट्रेडिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं है तो सीज एंड डेसिस्ट नहीं बोला जा सकता, मतलब उनको ऑर्डर नहीं दिया सकता सीज एंड डेसिस्ट का। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 12, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको बताया था सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। यहां पर पहला पॉइंट आपको याद होगा, द पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज, ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने लिखा स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, ओके, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, मर्चेंट बैंकर है एंड एवरीथिंग। उसके अलावा ये बोले अदर पर्सन, तो उनको कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कंप्लाई करना है। सेकंड पॉइंट, ओके, पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटी बाय नोटिफिकेशन बाय बोर्ड, यानी बोर्ड कुछ रेगुलेशन पास करेगा, उसमें नोटिफाई करेगा, उसके अंदर ये पॉइंट बताया जाएगा कि जहां पर डिपॉजिटरी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कंप्लायंस कंडीशन को कंप्लाई करना होगा। और एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ओके कोई स्पॉन्सर है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के या बिजनेस ट्रस्ट के, उन्होंने भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के बाद जो भी कंडीशन है उसको कंप्लाई करनी है। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये एज प्रिस्क्राइब्ड है, तो मैनर जो भी होगा वो रेगुलेशन में दिया गया है। और उसके अलावा क्या ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट सस्पेंड और कैंसिल किया जा सकता है, आंसर इज यस, लेकिन सस्पेंड और कैंसिल करने के ग्राउंड क्या है, ओके, रेगुलेशन में दिया हुआ है, तो आपको ये वरी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा बिफोर सस्पेंशन और कैंसिलेशन। ये होने के बाद आपका मेन पॉइंट है 12A। ओके, ये आज कितने जन को याद आ रहा होगा पेनल्टी के कंटेक्स्ट में, आई डोंट नो हाउ मेनी वी रिमेंबर, 15G और 15H की पेनल्टी जो है उस कंटेक्स्ट में याद रखना है। नो पर्सन शैल, सेक्शन 12A बोलता है नो पर्सन शैल मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइसेस यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रॉड करेगा विद रिस्पेक्ट टू इशू और डीलिंग अ सिक्योरिटी, या फ्रॉड और डिसिस्ट एनी पर्सन करेगा विद रिस्पेक्ट टू इशू और डीलिंग विद सिक्योरिटीज। तो पहले 3 पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट, ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर आपके पास कोई मटेरियल या नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ओके, वो इंफॉर्मेशन आप डील इन सिक्योरिटीज, आप खुद डील नहीं करोगे सिक्योरिटी में, और आप ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, ताकि वो डील कर सके या कुछ कर सके। और उसके अलावा अगर आपके पास सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है, यानी आप कुछ मोर देन प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ शेयर्स कर रहे हो, ओके, तो आपने नहीं करना चाहिए अनलेस अंटिल रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया। तो ये 12A सेक्शन 12A के प्रोहिबिटिव सेक्शन है, 12A के प्रोहिबिटिव है, प्रोहिबिटिव ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, या कुछ पॉइंट है तो रेगुलेशन को फॉलो करके करना होगा। तो ये किया तो सर इसकी पेनल्टी होगी, इसकी पेनल्टी के सेक्शन क्या होंगे, 15G और 15H, ये पेनल्टी के सेक्शन है जो आपने ये पढ़ा हुआ है अभी। ये होने के बाद आपके अगर पावर्स की याद आते, पावर्स की बात करें तो पावर्स में आपको यहां पर सेक्रा के पावर्स भी दिए, रीजन सिंपल है, सेक्रा अपने सिलेबस से निकल गया तो सेक्रा के पावर यहां पर दिए गए। तो सेक्रा के पावर्स क्या है, पहला पॉइंट आपको दिया गया सेक्शन 6 का पावर। सेक्शन 6 का पावर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड है। यहां पर सेबी क्या कर सकता है, सेबी इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट, ओके, किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, फॉर हाउ मेनी ईयर, नॉट मोर देन 5 इयर्स, ओके, इन पब्लिक इंटरेस्ट, या उनको ऐसा लग रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, मतलब उनके इंटरेस्ट में ये करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मंगा सकता है, किससे सर, स्टॉक एक्सचेंज से मंगा सकता है, अबाउट द अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर कैसे हो सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के इसमें। थर्ड पॉइंट, दे कैन अपॉइंट एनी इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, 1 और मोर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है फॉर दिस इंस्पेक्शन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, यहां पर जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी है स्टॉक एक्सचेंज के, या स्टॉक ब्रोकर है, या सब ब्रोकर है, ओके, उनके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अगर मैं प्रोड्यूस करने मंगा रहा हूं, यानी मैं मंगा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज की इंक्वायरी में, ओके, दे आर बाउंड टू प्रोड्यूस दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू हुम, ओके, टू सेबी बोर्ड और टू द सेबी बोर्ड और टू द ऑफिसर्स व्हिच आर अपॉइंटेड बाय सेबी बोर्ड। सेक्शन 6 था विद रिस्पेक्ट टू सेक्रा। याद रखिए, वापस मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये सेक्रा के सेक्शंस है, ये सेबी एक्ट के सेक्शन नहीं है, ये पावर सेक्रा ने दिया है, सेक्रा एक्ट ने दिया हुआ है। तो ये होने के बाद आपके और आगे 5-6 पावर दिए हुए हैं, 5-6 पावर इजी है अगर आपको याद होगा। सेक्शन 9, बायलॉज को अप्रूव करना सेबी करेगा। सेक्शन 10, बायलॉज को अमेंड करना है सेबी कर सकता है, सेबी 2 वे से कर सकता है, कोई एप्लीकेशन आएगा या सुओ मोटो, बायलॉज को अमेंड किया जा सकता है। सेक्शन 17, ओके, उस एरिया में जहां पर डीलर्स नहीं है स्टॉक एक्सचेंज को डील, स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक में डील करने के लिए, वहां पर लाइसेंस देने का काम भी सेबी कर सकता है सेक्शन 17 के हिसाब से।
सेक्शन 17 के साथ में 17A है, अगर लाइसेंसिंग ऑफ सिक्योरिटीज ओके या कुछ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज करना है या डीलिस्टिंग करना, व्हाटएवर इट में भी, यहाँ पर सेबी के पास भी पावर है कि कुछ कंडीशन लेट कर सके कि भाई लिस्ट करने के पहले ये कंडीशंस है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है सेक्रा एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, ये पावर अब सेबी या आरबीआई के पास शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, दैट इज सेक्शन 29A के हिसाब से काम हो जाता है। ये आपको याद रखना जरूरी है, बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये सेक्रा के पावर थे, सेबी एक्ट के पावर नहीं थे। तो अगर आपको सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सेबी एक्ट के क्वेश्चन पूछे या सेक्रा के पूछे हुए? ओके, आपको स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको सेक्रा में शिफ्ट होना है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो सेक्रा में शिफ्ट होना है। और अगर आपको इंटरमीडियरी कंपनी इनके बारे में आया तो सेबी में रहना है। ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। ओके, ये होने के बाद उसके बाद एक कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेक्शन 11AA। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कौन सी मानी जाएगी? तो कंडीशन दी हुई है सेक्शन 2 और 2A में। कंडीशन क्या दी हुई है? कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अपना पैसा पूल किया है और कंट्रीब्यूट किया है। सेकंड पॉइंट, ओके, इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्यों किया है? क्योंकि इनको इंटरेस्ट है प्रॉफिट में, प्रोड्यूस में या प्रॉपर्टी में, इनको इंटरेस्ट है। तीसरा सिनेरियो, ओके, क्या ये डे टू डे में मैनेज करेंगे? आंसर इज नो, दिस इज मैनेज बाय समबडी एल्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डे टू डे ऑपरेशन में वो इंटरवेन नहीं करेंगे। ये 4 कंडीशन रहा, तो ये 4 कंडीशन के बेसिस पे इसको बोला जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। लेकिन अगर 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 ये 8 चीजें हैं तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं आएगा, भले ही वो 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दीज आर एक्सक्लूडेड ओके फ्रॉम द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये कौन से हैं? मालिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनबीएफसी, इजी आंसर था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, पेंशन फंड। वापस बोल रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ये 4 तो याद रखिए। डिपॉजिट एक्सेप्टेड अंडर कंपनीज एक्ट, उसके अलावा निधि कंपनी, चिट बिजनेस, निधि कंपनी, चिट बिजनेस, सिमिलर बिजनेस आ जाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज म्यूचुअल फंड। एंड उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है सीजी में नोटिफाई। ओके, सो ये आपके लिए आंसर इजी है। तो पहले 4 एकदम 4 याद रखो। पहले 4 क्या है मालिक? सबसे पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अलावा है आपका एनबीएफसी, उसके बाद है आपका इंश्योरेंस, उसके बाद है पेंशन फंड, उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, तो ये 5 चीजें। उसके बाद 2 चीजें याद रखो, 2 चीजें क्या है? निधि कंपनी एंड चिट फंड। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट और एक याद रखो, दैट इज योर म्यूचुअल फंड। ये होने के बाद आपके 8 पॉइंट याद आ जाते हैं, ये एक्सक्लूडेड है। लेकिन इसके अंदर और एक पॉइंट मैंने आपको समझाता है, इफ रिमेंबर प्रोवाइजो था, अगर पूलिंग ऑफ फंड्स हो रहा है, पूलिंग ऑफ फंड्स हो रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है और एग्जम्प्टेड भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, एग्जम्प्टेड भी नहीं है, सेक्शन 2 में भी नहीं आ रहा है, सेक्शन 3 में भी नहीं आ रहा है, और उनका कॉर्पस 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको सेबी के पास रजिस्टर्ड होना होगा एज ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी वो डीम्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम माना जाएगा। ओके, यानी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है सारी, लेकिन पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो इस केस में आपको करना होगा, कंडीशन क्या है? 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये होने के बाद आपका सेक्शन 13, 14, 15 इजी सेक्शन है। सेक्शन 13 बोलता है ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ओके, ठीक है मालिक। ओके, इसके अलावा 14 क्या बोलता है? जो सेबी फंड है उसमें से पैसा कहां से आएगा? ग्रांट से आएगा, फीस से आएगा, चार्जेस से आएंगे। और सेंट्रल फंड जो सेबी जनरल फंड है, इसमें से पैसा कहां पर जाएगा? सैलरीज में जाएगा, एक्सपेंसेस ऑफ फंक्शन में जाएगा, पावर्स के एक्सपेंसेस में जाएगा, एक्सपेंसेस फॉर ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ एक्ट के लिए आएगा। ये होने के बाद आपके लिए और एक सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे सेबी के। ओके, कैग बताएगा। ओके, ऑडिट कैसे किया जाएगा? कैग बताएगा। ओके, राइट्स एंड प्रिविलेज कैग के क्या होंगे? कैग के राइट एंड प्रिविलेज गवर्नमेंट कंपनी के रिलेटेड जो है वही है, वही यहां पर कैग के राइट्स एंड प्रिविलेज होंगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सर्टिफाइड अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सीजी के पास दिए जाएंगे और सीजी ओके पार्लियामेंट बोथ हाउस पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन किया जाएगा, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन किया जाएगा। तो यहां पर हो गई सेक्शन 15। ओके, 15 के बाद आपकी पेनल्टीज आती है, जो मैंने इधर डिस्कस नहीं किया, पेनल्टी को अलग से पेज में डिस्कस किया, तो उस टाइम पे देखेंगे। उसके अलावा 15I में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुडिकेशन। अब बारी आती है एजुकेशन 15I जे जे बी। 15I बोलता है एजुकेशन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ओके, वो एनफोर्स करेगा, ओके, समन करेगा टू कम फॉर एन अटेंडेंस, और उस टाइम पे वो अटेंडेंस होने के बाद फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखेगा, इंक्वायरी करेगा, एग्जामिन करेगा, और उसके बाद उसको समझेगा कौन सी पेनल्टी लगानी है और कितना अमाउंट की लगानी है, और उसके बाद पेनल्टी इंपोज करेगा। लेकिन इस केस में एक कॉन्सेप्ट था, सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर बोर्ड को लगा इन्होंने एजुकेटिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टी इंपोज की है वो इरोनियस है, यानी कम है, बरोबर नहीं है, उस केस में बोर्ड पेनल्टी को एनहांस कर सकता है। डेफिनेटली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है प्रोवाइजो दिया था, यहां पर प्रोवाइजो क्या दिया था? ओके, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर पेनल्टी जो लगाई थी वो 3 मंथ से ज्यादा हो चुकी है, तो 3 मंथ्स खत्म हो चुके हैं, पेनल्टी एप्लीकेबल, फिर उसको पेनल्टी को एनहांस नहीं कर सकते। और अपील किया गया था और अपील डिस्पोज हो चुका है। अपील किसमें किया गया था? सेट में 15T में अपील किया गया था और वहां पर 15T में ओके अपील कर दिया और डिस्पोज हो गया, तो पेनल्टी को एनहांस नहीं किया जाएगा। तो पेनल्टी एनहांस करने के लिए आपको टाइम लिमिट डिफाइन की गई है। ओके, ये होने के बाद 15J है, सर व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इंपोजिंग ए पेनल्टी। ये सेम आपका कंपनी एक्ट जैसा ही है, 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है सामने वाले को, सेकंड पॉइंट रिपीटेटिव है क्या, और अमाउंट ऑफ लॉस टू द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स और टू द इन्वेस्टर्स कितना लॉस हुआ है, ये 3 को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी डिसाइड की जाएगी। ये होने के बाद आपके लिए 15J है, ये पैसा किसमें जाएगा? JA है, ये पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसके अलावा JB है, ओके, इसका सेटलमेंट हो सकता है, आंसर इज यस। यहां पर याद रखने का 15JB जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट बोर्ड करता है। और इसके अलावा 2 ऑप्शन है, एक है कंपाउंडिंग सेट करता है और कोट करता है, और एक ऑप्शन
पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज गिवन बाय व्हाट? इम्यूनिटी इज गिवन बाय सीजी। ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 पॉइंट, सेटलमेंट, कंपाउंडिंग इम्यूनिटी, सेटलमेंट, कंपाउंडिंग इम्यूनिटी, ये ध्यान रखना है। अभी यहां पर सेटलमेंट पढ़ रहा है। सेटलमेंट कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल है? सेक्शन 11 में, 11B में, 11D में, 12 में और 15I में यहां पर सेटलमेंट अवेलेबल है। सेटलमेंट अवेलेबल कौन कौन गया? बोर्ड में कंसीडर डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है, इंपैक्ट ऑफ डिफॉल्ट क्या है, उसके साथ में मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा, पैसा बोर्ड डिसाइड करेगा कैसा होगा, प्रोसीजर क्या होगा। ओके, बट सेटलमेंट होने के बाद आप सेट के पास नहीं जा पाओगे, अपील नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका पैसा वापस किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद की जो कहानी है मालिक, वो आंसर तोड़ इजी आने चाहिए, क्योंकि ये सारा कहानी सेट की तरफ जाता है। आपको इसमें 15 एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सेक्शन याद रखने की कोशिश करोगे तो कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अभी सेक्शन पे एम्फसाइज नहीं करूंगा। सेट के पॉइंट है, सेट के एस्टैब्लिशमेंट कैसा क्या है वो सब है, वो पॉइंट अपन डिस्कस करें। पहला पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेट कौन करेगा? ओके, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेकंड पॉइंट, ओके, सेट का कंपोजिशन कैसा होगा? अगर आपको याद होगा यहां पर 3 ऑफिसर्स होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर होंगे। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट बेंचेस होंगे। बेंचेस यहां पर जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएगा। ओके, जो हर बेंच में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए। कंडीशन एक है कि कंडीशन ये है कि एक मिनिमम जुडिशियल मेंबर चाहिए, एक टेक्निकल मेंबर चाहिए। ओके, प्रोवाइजो ये दिया हुआ था जो आपने डिस्कस किया। प्रिंसिपल बेंच कहां पर बैठेगा? मुंबई में बैठेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओके जुडिशियल मेंबर को एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर सकता है। वैसे ही आगे आप पढ़ोगे, ओके, केस फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये अपन ने कल बात की थी। ओके, ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिफिकेशंस क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। तो यहां पर आपको 3 याद रखना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के क्वालिफिकेशन क्या है? ओके, जुडिशियल मेंबर के क्वालिफिकेशन क्या है? टेक्निकल मेंबर के क्वालिफिकेशन क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के क्वालिफिकेशन क्या है? या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, या ओके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, या हाई कोर्ट के जज फॉर मिनिमम 7 ईयर्स हो सकते हैं। ओके, जुडिशियल मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन है? हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स के लिए होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, टेक्निकल मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? टेक्निकल मेंबर्स के लिए आइदर दे में बी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी। एंड यहां पर जो पर्सन होगा, ओके, वो पर्सन ओके ही शुड बी, मतलब आइदर है, आइदर या तो सेक्रेटरी होगा, नहीं तो पर्सन होगा जो जिसके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा सर्टेन एरिया में। कौन से एरियाज में? सिक्योरिटीज वाला एरिया, इंश्योरेंस वाला एरिया, पेंशन फंड वाला एरिया। ओके, ये 3 क्योंकि इनके अगेंस्ट अपील हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद सर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वो मिलके ओके प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करेंगे। लेकिन सर टेक्निकल मेंबर अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट विद इन अलोंग विद इन कंसल्टेशन विद सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के मेंबर कौन है? 4 मेंबर है। पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेक्रेटरी, ओके, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, फाइनेंशियल अफेयर्स के सेक्रेटरी एंड लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी। ये 4 जन की कमेटी होगी, ये 4 जन मिलकर काम करेंगे। इनमें कन्वेनर कौन होगा? कन्वेनर होगा इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है वो कन्वेनर होंगे मीटिंग के लिए। ये अपॉइंटमेंट होने के बाद एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताया गया है कि अगर बाय चांस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में अगर कहीं पर भी डिफॉल्ट है या उनके कमेटी में कोई डिफेक्ट था, ओके, उस केस की वजह से अपॉइंटमेंट इनवैलिड माना नहीं जाएगा। अपॉइंटमेंट इनवैलिड माना नहीं जाएगा। और उसके साथ में डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस किए। हु कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ सेट? हु कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ सेट? आइदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। तो आपको याद रखना है पिछले 2 साल, ओके, अगर 2 साल हो गए सीज किए हुए तो उसके बाद ही आप सेट के मेंबर बन सकते हो। 2 साल का कूलिंग पीरियड है। 2 साल का कौन से कूलिंग पीरियड है? मेंबर्स ऑफ बोर्ड है, एजुकेटिंग ऑफिसर्स है, मेंबर ऑफ आईआरडी है और मेंबर ऑफ पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके मेंबर्स है। तो आपको 2 साल का कूलिंग पीरियड है। 2 साल मतलब आपने जिस दिन जॉब छोड़ी होगी, जॉब मतलब वो पोजीशन छोड़ी होगी, सीज की होगी, उसके बाद 2 साल वेट करिए, 2 साल के बाद आप सेट के मेंबर बन सकते हो। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उसके अलावा टेन्योर क्या होगा मालिक? टेन्योर यहां पर है 5 इयर्स। उसके अलावा रीअपॉइंटमेंट 5 इयर्स के लिए हो सकता है, एज 70 इयर्स है। लेकिन मैंने आपको बता दिया फाइनेंस एक्ट 2017 ने ये टेन्योर के इसमें चेंज किया हुआ है, जो अपने को एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस में, लेकिन टेन्योर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। ये होने के बाद आपको मैंने बताया सैलरी अलाउंस क्या है, प्रिस्क्राइब्ड, दिमाग फोड़ी मत करिए। फिलिंग ऑफ वैकेंसी, सर फिलिंग ऑफ वैकेंसी कैसे की जाएगी? याद रखना, अदर देन टेंपरेरी एब्सेंस, देयर में भी टेंपरेरी एब्सेंस, छुट्टी के लिए गए होंगे, ठीक है, अलग है। अदर देन टेंपरेरी एब्सेंस, अगर कोई वैकेंसी ओकर होती है तो कौन फिल करेगा? सीजी फिल करेगा। सीजी फिल करेगा वैकेंसी अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये एक्ट में जैसे बताया हुआ है वैसे फिल किया जाएगा। एंड और इसके केस में जो प्रोसीडिंग है वो जैसे ही टेंपरेरी जो वैकेंसी फिल होती है उसके बाद प्रोसीडिंग चालू की जाएगी। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर डेथ हुई है, रेजिग्नेशन हुआ है, रिमूवल हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल हुआ है, ओके, टेन्योर के पहले, तो इस केस में ओके सब रुक जाएगा। इसीलिए यहां पर ये बोला है सीनियर मोस्ट मेंबर जो रहेगा, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर जो रहेगा, ही विल एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर होगा, ही विल एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, ये भी आंसर बहुत ईजी है। रेजिग्नेशन, क्या रेजिग्नेशन दे सकते हैं? आंसर यस, रेजिग्नेशन दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर कैन गिव रेजिग्नेशन टू सीजी इन राइटिंग। लेकिन कंडीशन एकदम क्लियर है, 3 मंथ्स की नोटिस होनी चाहिए, या कोई नया पर्सन अपॉइंट किया गया होगा ऑन बिहाफ उसके जगह पे, ओके, व्हिचएवर इज अर्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, याद रखना ऊपर के केस में और इधर के केस में डिफरेंट है। तो यहां पर सेट में और सेबी बोर्ड में 3 मंथ्स और 3 मंथ्स की सैलरी, ओके, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स की सैलरी था। यहां पर 3 मंथ्स और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना।
सर क्या सीजी निकाल सकती है ये मेंबर्स को? आंसर इज यस। ये तो आपका आंसर सेबी जैसा है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, ये होने के बाद अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर है उनके फाइनेंस एक्ट 2017 के हिसाब से रेगुलेट किए जाएंगे अभी से। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, वो जब से एक्ट आ गया सेक्शन 184 था, वो सेक्शन 184 के हिसाब से वो आगे एक्ट रेगुलेट किया जाएगा, यानी ये एक्ट से निकल के अभी वो एक्ट में चला जाएगा। ओके, उसके अलावा ऑर्डर कंटिन्यूइंग सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल, यानी अगर बाई चांस कोई प्रोसीडिंग्स है, ओके, कुछ प्रोसीडिंग्स का कुछ डिफेक्ट आया है तो उसकी वजह से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। ये कॉमन एग्जांपल है जो आपने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा और यहां पर भी पढ़ रहे हो। ओके, सेम सिनेरियो, डिफेक्ट रहा तो उसकी वजह से प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, स्टाफ ऑफ सेट ओके अपॉइंट हो सकते हैं, जो भी ऑफिसर अपॉइंट करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट करने के परमिशन लेने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, स्टाफ कौन है, ऑफिसर्स कौन है, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होंगे। अपील टू सेट, ये मैंने आपको सेक्शन याद रखने बोला, रटने के लिए 15T, अपील करने के लिए क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, कौन से एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी बोर्ड, एजुकेटिंग ऑफिसर, IRDA और पेंशन फंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंश्योरेंस और पेंशन फंड, ये भी चीजें सेट हैंडल करता है। टाइम लिमिट फॉर अपील क्या है? 45 डेज है, लेकिन एक्सटेंशन परमिटेड है, सफिशिएंट कॉज रहा तो। उसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ सेट होगा वो क्या होगा? इधर कंफर्म किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, सेट असाइड किया जाएगा। ये कॉपी ऑफ ऑर्डर फॉरवर्ड की जाएगी एग्रीड पर्सन को, और साथ में आपके एजुकेटिंग ऑफिसर, सेबी बोर्ड या IRDA जो भी होगा उनको फॉरवर्ड की जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कितने टाइम में ये अपील डिस्पोज करनी है? 6 मंथ्स आपको डिफाइन किया हुआ है। यहां पर एक्सटेंशन नहीं है जैसे अपने कंपनीज एक्ट में मिला था, यहां पर 6 मंथ्स, आपको 6 मंथ दिया हुआ है। ये होने के बाद व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेट टू बी फॉलोड, ये भी आंसर इजी है, ये अपने ट्रिब्यूनल में पढ़ा होना चाहिए। ओके, यहां पर प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा? नेचुरल जस्टिस होगा, ओन प्रोसीजर होगा, पावर ऑफ सिविल कोर्ट होंगे, यहां पर बड़ा आंसर है, जैसे मैंने बोला अटेंडेंस के लिए होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाए जाएंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है ऑर्डर, मल्टीपल चीजें हैं, तो ये सिविल कोर्ट के पावर है। ये प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, यानी जो कोर्ट में चल रहा है वैसे ही प्रोसीडिंग मानी जाएगी। यहां पर बेंच होंगे, बेंचेस बिजनेस मैटर के हिसाब से डिसाइड किया जाएंगे, यानी इंश्योरेंस का मैटर है तो भाई बेंच अलग होगा, ओके, पेंशन फंड है तो बेंच अलग होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा। ट्रांसफर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, क्या ये प्रोसीडिंग हो सकती है? आंसर इज यस, एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर हो सकती है। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो अपने डिस्कस किया हुआ है, मेजॉरिटी विंस होगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट पे वोट मेजॉरिटी नहीं आ रहा है, इक्वल हो रहा है, इस केस में हम लोग वो मैटर का डिस्कशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक पर्सन अपॉइंट करेगा, फिर जो मैटर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद जो मेजॉरिटी होगा वो जीतेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका डिफाइन किया हुआ है 15U में। उसके बाद आता है 15V, लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो भी पर्सन एग्रीड है वो डायरेक्टली आएगा या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को लेके आएगा। लिमिटेशन लॉ इस पे भी एप्लीकेबल होगा। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर आर पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब है। सिविल कोर्ट विल हैव नो जुरिडिक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, दे इवन कैन नॉट ग्रांट एनी इम्यूनिटी एज सच। और इसके अलावा अपील टू सुप्रीम कोर्ट है 15Z, 60 डेज के अंदर करिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ रहा तो ही अपील हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सटेंशन मिलेगा? आंसर इज यस, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, यानी 60 डेज, उसके अलावा 60 डेज हो सकता है सफिशिएंट कॉज रहा तो। ओके, मैक्सिमम, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है मालिक। ये मालिक एवरीबॉडी ये ध्यान रखिए मालिक, ये होने के ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए मालिक। ये होने के बाद आपका मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आया। मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट में अपन क्या देखते हैं मालिक? मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट में यहां पर अभी आपका सेट खत्म हो गया। सेट में मैंने कौन से सेक्शन याद रखने बोले? 15T, 15U। 15T वाज अपील टू सेट, 15U इज अबाउट प्रोसीजर ऑफ सेट, एंड 15Z इज अबाउट ओके अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ये 3 सेक्शन आपने रटने चाहिए, ये 3 सेक्शन आपने रटने चाहिए। ये होने के बाद मिसलेनियस है। अब मिसलेनियस में सेक्शन 1-2 सेक्शन है जहां पर मैं एम्फसाइज करूंगा, वो सेक्शन रटिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, इवन मैंने आपको बताया हुआ है कि आप नोट्स में भी मत देखना, अपने टेक्स्ट बुक में भी मत देखना, कौन सा वाला? सेट का पोर्शन और मिसलेनियस का पोर्शन। आपको मैंने क्लियर कट किया हुआ है कि सेट का पोर्शन और मिसलेनियस का पोर्शन डायरेक्टली ये जो शीट है इसमें से आप करके खत्म करिए, ज्यादा हेडेक मत करना, उसमें टाइम पास मत करना। ओके, क्योंकि रीड करने जाओगे बहुत लंबे प्रोसेस है और अल्टीमेटली उसका आउटकम सेम ही है, तो इसीलिए दिमाग फोड़ी मत करना। ये 2 प्रोसेस में, बाकी सब मैं नहीं बोला, पूरा सेबी एक्ट सालो इसमें से मत पढ़ना, नहीं तो मार डालोगे मेरे को। ओके, सिर्फ ये 2 पोर्शन मैंने बोले, सेट वाला और ये मिसलेनियस वाला। मिसलेनियस में पहला पॉइंट क्या है? ओके, क्या सीजी डायरेक्शन दे सकता है सेबी बोर्ड को क्या करना चाहिए? आंसर इज यस, सेबी बोर्ड इज बाउंड बाय सेबी एक्ट एंड डिपॉजिटरी एक्ट। लेकिन अगर सीजी के कोई डायरेक्शन आते हैं, ओके, सीजी के डायरेक्शन सेबी बोर्ड को दिया जा सकता है, एंड सेबी बोर्ड नीड टू लिसन दैट डायरेक्शन एंड कंप्लाई विद, बट डेफिनेटली बोर्ड विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट व्यू, यानी ये डायरेक्शन के लिए उनके व्यू क्या है ये एक्सप्रेस किए जाएंगे सेक्शन 16 में। सेक्शन 17 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पर सुपरसीड किया जाता है बोर्ड को। ओके, सुपरसीड मतलब क्या? अल्टीमेटली बोर्ड बर्खास्त की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोर्ड पे पावर पे आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा मालिक? यहां पर सीजी इज ऑफ ओपिनियन दैट सेबी ओके इज अनेबल टू परफॉर्म इट फंक्शन, तो इस केस में सुपरसीड हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। यहां पर ग्राउंड दिए हुए हैं, व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ सुपरसीडिंग? पहला पॉइंट, इमरजेंसी, ग्रेव इमरजेंसी आई हुई है। सेकंड सिनेरियो, ओके, उन्होंने डिफॉल्ट किया है, परसिस्टेंटली डिफॉल्ट कर रहे हैं। तीसरा सिनेरियो, वो डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन में करने में वो नाकामयाब हो रहे हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, सब्जेक्टिव पोर्शन है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर ये सब अगर ये सुपरसीड होता है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके इफेक्ट आपके लिए 5 दिए हुए हैं। सारे मेंबर जो बोर्ड के हैं वो वेकेट करेंगे,
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो सारी पावर्स एंड फंक्शंस है अब वो कौन करेगा, वो एक पर्सन डिफाइन किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वो पर्सन को और वो करेगा। तीसरा, सारी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। चौथा सिनेरियो, ओके, रिकंस्टिट्यूशन का बोर्ड किया जाएगा, जो सुपरसीडिंग पीरियड है ना वो पीरियड खत्म होने के बाद ओके बोर्ड को रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। यहां पर एक कंडीशन मैंने बताई थी, जो बोर्ड के पुराने मेंबर थे दे आर नॉट डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड, ओके, दे आर नॉट डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड, यानी वो अपॉइंट हो सकते हैं। एंड यहां पर एक कॉन्सेप्ट है रिपोर्ट एंड एक्शन टेकन, ये आपको पार्लियामेंट के बीच में देना पड़ेगा, पार्लियामेंट के हाउसेज में देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों किया आपने और उसके लिए एक्शन क्या किया, एक्शन क्या लिया। दिस इज समथिंग विच नीड टू बी डन। ओके, सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 17 सुपरसीडिंग बाय पावर, सुपरसीडिंग बोर्ड बाय सीजी, पावर ऑफ सीजी टू सुपरसीड बोर्ड, ओके, सेक्शन 17। इसके बाद वाले सेक्शन वापस मैं याद रखने नहीं बोलूंगा। इसके बाद रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, अगर आपको याद होगा रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स में सेक्शन 18 में क्या दिया हुआ है, ओके, सेबी अगर कोई प्रोग्राम करता है जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स में होता है या सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करने में होता है, जैसे म्यूचुअल फंड सही है ये ऐड कर रहा है तो ऐड का खर्चा है, प्रोग्राम है, कितनी बार ऐड रन होगा, ये सबके रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स होने चाहिए। ये रिटर्न्स एंड रिपोर्ट किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद 90 डेज के अंदर ये रिटर्न्स एंड रिपोर्ट दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 18। सेक्शन 18 के बाद अपील किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपने इग्नोर करना है बिकॉज ये प्रिस्क्राइब है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं, आंसर इज यस। अगर कोई पर्सन एग्रीड बाय बोर्ड है, ओके, बोर्ड ओके, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ सकता है, अपील कर सकता है एज प्रिस्क्राइब्ड। सर नंबर ऑफ डेज कितना है, ओके, मैं बोला ना एज प्रिस्क्राइब्ड है तो इसमें कोई आंसर ही नहीं है। नो अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, तो जो प्रिस्क्राइब में नंबर ऑफ डेज दिया जाएगा उसके बाद अपील नहीं होगी। सर इसके प्रोसीजर क्या होंगे, ओके, प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या होगा, ये सब प्रिस्क्राइब्ड होगा, तो आप दिमाग थोड़ी करिए मत, इसके अंदर आप सिर्फ ये हेड पॉइंट दिए हुए और बाकी कुछ नहीं है। इन शॉर्ट ये ऑल टुगेदर मैंने बताया भी है, ये आज के डेट में काम खत्म हो गया बिकॉज अभी सब सेट के पास जा रहा है। ओके, लेकिन इसके बाद बार ऑफ जुडिक्शन भी बताया हुआ है कि अगर आप बोर्ड से एग्रीड हो या एजुकेटिंग ऑफिसर से एग्रीड हो तो आप अपील सिर्फ दो ही केसेस में कर सकते हो, एक है 15T और एक है सेक्शन 20। 15T मतलब सैट के पास जा सकते हो या सेक्शन 20 सीजी के पास जा सकते हो। ओके, और यहां पर सिविल कोर्ट के पास कोई जुडिक्शन नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मेंबर्स ऑफिसर्स जो भी बोर्ड के मेंबर्स होंगे, ओके, जो ऑफिसर्स होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, यानी गवर्नमेंट की जॉब मानी जाएगी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेंबर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने कुछ ऐसे काम किए हैं, ओके, जो गुड फेथ में किए हैं, यानी एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल मैं रिकॉल करवाता हूं, जिसमें एग्जांपल है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि राघव के पास कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की काम है, तो राघव को मैंने नोटिस दिया और राघव के ऑफिस में जाके छापा मारा मैंने, और उसके बाद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओके, जब राघव क्या मेरे ऊपर केस कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरा गुडविल लॉस हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे पास ये हुआ? आंसर इज नो। ओके, ये प्रोटेक्शन देता है, ये सेक्शन 23 है जो प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 23 बोलता है, ओके, अगर सेबी ने कोई काम गुड फेथ में किया है, उनके ऑफिसर्स ने काम गुड फेथ में किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने काम गुड फेथ में किया हुआ है, गुड फेथ, वापस वर्ड है गुड फेथ, ओके, तो यहां पर उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी, उनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा। दैट इज सेक्शन 23। ये हो गया। उसके बाद है ऑफेंसेस जो रहेंगे वो पेनल्टी, जो भी पेनल्टी के लिए सेक्शन 24 है, ये आपको पेनल्टी केस में बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है 24, सेक्शन 24। आई डोंट नो हाउ मेनी वेर एबल टू रिमेंबर, अभी ब्रेक के पहले अपन ने पढ़ा था। सेक्शन 24 क्या था, अगर एजुकेशन ऑफिसर ने जो पेनल्टी लगाई है, अगर वो पेनल्टी नहीं भरता है तो पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी है, वो सेक्शन 24 है। ओके, जो आपको उधर जाके मालूम पड़ जाएगा, पेनल्टी के एक साथ में मैंने अपडेट किया हुआ है। उसके अलावा कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 24A, कंपाउंडिंग पॉसिबल है, लेकिन कौन कर सकता है? कंपाउंडिंग सैट कर सकता है या कोर्ट कर सकता है, बस। उसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट है 24B, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कैन इम्यूनिटी बी ग्रांटेड? आंसर इज यस। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब यार आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, आपको पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आप हमें ट्रू डिस्क्लोजर दोगे, फेयर डिस्क्लोजर दोगे, आप हमें सारी चीजें बताओगे। ओके, इम्यूनिटी देगा कौन? इम्यूनिटी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्यूनिटी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कौन देगा? सेबी एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इम्यूनिटी दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो इम्यूनिटी दे सकता है वो दैट पर्सन को। लेकिन कंडीशन दो है। पहली कंडीशन क्या है? पहला प्रोवाइजो क्या है? पहला प्रोवाइजो, प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी तो प्रोसीडिंग की जाएगी। एंड सेकंडली, ओके, इम्यूनिटी देना कंपलसरी नहीं है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये कॉन्सेप्ट करेगा, इम्यूनिटी देगा। ओके, इम्यूनिटी देने के लिए ओके क्या विड्रॉल भी किया जाएगा? आंसर इज यस। ओके, अगर कंडीशन ऑफ इम्यूनिटी थी कि भाई तू ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करेगा, तू हमें ये इंफॉर्मेशन ला के देगा, तू हमारा खबरी बनेगा, ये सारी तू कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो जो मैंने तुझे इम्यूनिटी दी थी वो इम्यूनिटी खारिज की जाएगी। यानी खारिज मतलब ओके, वो इम्यूनिटी विड्रॉल की जाएगी, और विड्रॉ करने के बाद तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। ये हो गया कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है क्या? आंसर इज यस, ओनली इफ सेबी इज मेकिंग द कंप्लेंट इज मेड बाय सेबी। अगर कंप्लेंट सेबी ने नहीं किया तो कॉग्निजेंस अंडर दिस एक्ट हो ही नहीं सकता, याद रखिए। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट की कहानी है। स्पेशल कोर्ट की कहानी आपका कंपनी एक्ट का सिनेरियो सिमिलर है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट क्यों किया जाता है? स्पीडी ट्रायल के लिए। सेकंड पॉइंट, स्पेशल जो सिंगल जज
ये यहाँ पर जो जज अपॉइंट किए जाएंगे वो कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये मिलके ओके यहाँ के स्पेशल कोर्ट के जज अपॉइंट करेंगे। स्पेशल कोर्ट के जो जज होंगे वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होंगे। इसके अलावा अगर एक एरिया जो भी एरिया में होगा वो एरिया का जुरिडिक्शन माना जाएगा। अगर वो एक एरिया में एक से ज्यादा कोर्ट है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा वाला स्पेशल कोर्ट उसके लिए वर्क करेगा। ओके ये डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा अपील रिवीजन स्पेशल कोर्ट के अगेंस्ट हो सकती है। ओके आप जाइए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसीडिंग्स कैसी होगी जो स्पेशल कोर्ट की होगी। अगेन ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट स्पेशल कोर्ट का है मालिक। प्रोसीडिंग जो क्या है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, ये सेशन का कोर्ट सेशन कोर्ट माना जाएगा। एंड यहां पर जो लड़ेगा सेबी के बिहाफ पे जो लड़ेगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कंडीशन है सर, कंडीशन क्या है, वो एडुकेट होना चाहिए, जो प्रैक्टिसिंग है नॉट लेस देन 7 ईयर्स, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, और उसने यूनियन एंड स्टेट के काम में 7 ईयर्स से ज्यादा उसने काम किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके अलावा ट्रांजिशन प्रोसीजर है, यानी स्पेशल कोर्ट में पहले नहीं था, पहले सेशन कोर्ट में था और उसके बाद आपने ट्रांजिट किया स्पेशल कोर्ट में। ओके तो आपको अलग से कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन कंपनी करती है, सेक्शन 27 बोलता है, और ये सेक्शन 70 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आएगा। अगर कॉन्ट्रवेंशन कंपनी करती है तो उस केस में गिल्टी कौन माना जाएगा, जो कंपनी के ऑफिसर है, एवरी पर्सन हु वाज ऑन इंचार्ज जब ये कॉन्ट्रवेंशन हुआ है। ओके जब कॉन्ट्रवेंशन हुआ तब जो ऑफिसर थे, जो पर्सन थे, जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी थे, ओके वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ओके वो रिस्पॉन्सिबल, वो गिल्टी माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर वो पर्सन ये बताता है कि दैट ही वाज नॉट अवेयर, ओके ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस कॉन्ट्रवेंशन, उसको पता नहीं था, ही वाज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रवेंशन, ओके तो वो बच सकता है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और इसका सबसेक्शन 2 बोलता है क्लियरली, अगर डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, सेक्रेटरी जो भी होंगे उनके कंसेंट से ये कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो जो डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, सेक्रेटरी वो डीम्ड टू बी ओके लायबल माने जाएंगे। ये सेक्शन के लिए डीम्ड टू बी लायबल, यानी वो डायरेक्टली लायबल नहीं होंगे लेकिन डीम्ड टू बी लायबल होंगे क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया हुआ है ये सब चीजों के लिए। ये हो गया सेक्शन 27। ये होने के बाद आपका रिकवरी ऑफ अमाउंट, अगर पेनल्टी भरने में नाकामयाब हो रहे तो सर इसके में रिकवरी हो सकती है। आंसर इज यस। कैसे? ओके अटैचमेंट करेंगे सर, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, बैंक अकाउंट को अटैच करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, इसके बाद भी पैसा नहीं निकल रहा है जेल में डालेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, रिसीवर अपॉइंट करेंगे फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ओके सर यहां पर ओके जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो लोकल अथॉरिटी की मदद ले सकता है, लोकल पुलिस ऑफिसर है, लोकल जज है, लोकल मैजिस्ट्रेट है, उनकी मदद ले सकता है। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन आपने याद रखना था, यहां की जो रिकवरी होगी सबसे पहले कौन से सेक्शन की रिकवरी को अप्लाई करोगे, 11B की रिकवरी को पहले अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद बाकी सब रिकवरी ओके बाकी सब रिकवरी को एप्लीकेबल किया जाएगा। यानी 11B की रिकवरी होती है, 11B की इसमें एप्लीकेशन मतलब 11B की जो पेनल्टी अमाउंट है वो पहले कंप्लाई की मतलब खत्म की जाएगी, उसके बाद दूसरी पेनल्टी अमाउंट को देखा जाएगा। ये होने के बाद ओके क्या लीगल है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो सकती है। आंसर इज यस। तो आपका इधर 4 सबसेक्शन है, इजीली याद रखना। पहला सबसेक्शन बोलता है पर्सन अगर मर जाता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ओके दे विल बी लायबल टू पे द सम। ओके लेकिन प्रोवाइजो क्लियर कर दिया हुआ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल ओनली इन केस ओके जो पेनल्टी हैज बीन इंपोज्ड बाय एक्ट बिफोर द डेथ, जो बिफोर डेथ के पहले जो इंपोज की हुई पेनल्टी वही उसके लिए लायबल होगा। सेकंड, अगर प्रोसीडिंग क्या प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट? आंसर इज यस। कौन सी प्रोसीडिंग? एक जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी कंटिन्यू होगी और एक पेनल्टी इंपोज की गई है लेकिन प्रोसीडिंग कंटिन्यू हुई है, अगर वो डेथ नहीं होती, प्रोसीडिंग कंटिन्यू होती तो उस हिसाब से वो प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ओके दैट विल बी कंटिन्यू अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लायबल होगा, पूरा का पूरा पैसा देगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है कितने तक अमाउंट लायबिलिटी आएगी, जितना एस्टेट उसको मिला है उसके ऊपर तक लायबिलिटी आएगी। उसके अलावा ओके यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे सेबी बोर्ड का जुरिडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि रीजन सिंपल है, यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी उनका जुरिडिक्शन होगा ये सब काम पे। ओके और उसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट है, ये दोनों सेक्शन आपने छोड़ देने हैं। ओके एक बार मतलब क्लास में पढ़ा दिया, अभी यहां पर मैं रिवीजन में नहीं कर रहा हूं कि रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। एक खाली बस इतना याद रखो, जो रूल्स बनाएगा वो सीजी होगा और जो रेगुलेशन बनाएगा वो सेबी होगा। तो रूल्स कौन से सेक्शन के लिए बना सकते हैं और रेगुलेशन कौन से सेक्शन के लिए, उनके लिए लास्ट पोर्शन दिया गया है। दिस इज व्हाट यू आर विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट। ओके इसके अलावा अपने लिए जो पोर्शन था वो था पेनल्टी का। पेनल्टी का मैं आपको रिकॉल करा दूं, फटाफट आते हैं पेनल्टी में। पेनल्टी का लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, दैट इज लास्ट पोर्शन बचा हुआ है पेनल्टी के लिए। पेनल्टी के लिए सेक्शन क्या है? पहला पॉइंट है 15A। 15A में आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, 1 लाख प्लस 1 करोड़ और 1 करोड़ ओके व्हिचएवर इज लेस, व्हिचएवर इज लेस, 1 लाख पर डे और 1 करोड़ व्हिचएवर इज लेस। 15A इंफॉर्मेशन नहीं दी। 15B आपने क्या नहीं किया? एग्रीमेंट एंटर नहीं किया, आप इंटरमीडिएट हो, एग्रीमेंट एंटर नहीं किया। 15C ओके आपने इन्वेस्टर ग्रीवियंस हैंडल नहीं किया। इन्वेस्टर ग्रीवियंस में मैंने क्लियर बताया था, इन्वेस्टर ग्रीवियंस कौन से इन्वेस्टर ग्रीवियंस है, सेबी ने ऑर्डर किया था, उसके बाद आपने इन्वेस्टर ग्रीवियंस हैंडल नहीं किया। ओके दैट इज योर 15C। 15D कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 15E ओके एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके यहां तक कि आपके पेनल्टी अमाउंट इज सेम लॉजिक, 1 लाख पर डे और 1 करोड़ व्हिचएवर इज लेस। याद रखना 15A B C D E, A B C D E, A इंफॉर्मेशन नहीं दी, B कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर नहीं किया, C इन्वेस्टर ग्रीवियंस हैंडल नहीं किए, D कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ओके E एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद EA और EB रहेगा। EA 3 चीजें नाम याद रखिए, एक है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसके अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एक है रियल एस्टेट फंड। इन्होंने अगर रेगुलेशन कंप्लाई नहीं की है तो इनकी पेनल्टी थोड़ी सी चेंज है। पेनल्टी में क्या दिया हुआ है? पेनल्टी इज 1 लाख एक्सटेंडिंग टू 1 करोड़, सेम लॉजिक है, बट यहां पर है 3
टाइम्स, जितना गेन किया होगा उसका 3 टाइम्स विच एवर इज हाइयर। 1 लाख 1 करोड़ 3 टाइम्स विच एवर इज हाइयर दिया हुआ है। और उसके अलावा 15 ई के बाद ई बी आता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बात की जाती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट, इनको भी रेगुलेशन को कंप्लाई करना होता है, तो यहां पर भी पेनल्टी आपकी 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस ये होगा। तो आपको यहां तक याद आ जाना चाहिए 15 ए बी सी डी ई ए ई बी। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद आता है एफ 15 एफ। ओके, ई के बाद आता है एफ। एफ में स्टॉक ब्रोकर याद रखिए। स्टॉक ब्रोकर में तीन चीजें, स्टॉक ब्रोकर में तीन चीजें क्या है? सबसे पहला, ओके, स्टॉक ब्रोकर ने या तो आपको सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं की या तो आपको पैसे ट्रांसफर नहीं किए। सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं की मतलब आपने खरीदी होगी और सिक्योरिटी ट्रांसफर आपको नहीं दी, और आपने बेची होगी और उसने पैसे नहीं दिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, ओके, स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। एंड थर्ड थिंग, ओके, उसने ब्रोकरेज एक्सेस चार्ज किया। ये तीन चीजों की पेनल्टी है 15F में। तो 15F में तीन चीजों की पेनल्टी के लिए अमाउंट अलग अलग है। पहला अमाउंट है 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ओके, ये आपका पहला अमाउंट है। दूसरे केस में ये क्या है? 1 लाख एक्सटेंडिंग टू 1 करोड़, ओके, फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट नोट रिक्वायर्ड था, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट रिक्वायर्ड था, उसी पॉइंट के लिए 1 लाख और 1 करोड़, ओके, जो भी पॉइंट रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, ब्रोकरेज एक्सेस चार्ज किया है, तो उसमें क्या होगा? उसमें 1 लाख और 5 टाइम्स, यहां पर 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख और 5 टाइम्स द ब्रोकरेज। आपने जितना एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया है 5 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे और विच एवर इज हाइयर, ओके, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 15F। तो मेरे ख्याल से 15 ए बी सी डी ई ए ई बी एफ, यहां तक याद रहना चाहिए, आराम से याद रहना चाहिए। 15F के बाद आता है 15G, इनसाइडर ट्रेडिंग। यहां पर अमाउंट तो ऐसे पैसों की तरह, पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको पेनल्टी कितनी लगानी है? इनसाइडर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में 3 पॉइंट मैंने बताया हुआ है। इनसाइडर ट्रेडिंग में 3 चीजें क्या होगी? 3 चीजें एकदम सिंपल है। ओके, पहला पॉइंट, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैंने डीलिंग की है सिक्योरिटीज में। सेकंड, ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है। और तीसरा, ये मैंने शेयर किया ताकि दूसरा कोई परचेस कर सके। ये 3 केसेस है इनसाइडर ट्रेडिंग के। ये 3 केसेस में कितनी पेनल्टी है? 10 लाख और 25 करोड़ और 3 टाइम्स जितना भी अमाउंट हुआ विच एवर इज हाइयर। ओके, 10 लाख और 25 करोड़ विच एवर इज हाइयर और 3 टाइम्स जितना आपने अमाउंट ऑफ गेन किया हुआ है। उसके अलावा पेनल्टी फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर, ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए पेनल्टी होती है, दैट इज कॉल्ड 15H। यानी तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया 15G और 15H। 15H में आपकी पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी वापस आपका 10 लाख और 25 करोड़ और 3 टाइम्स व्हिचएवर इज हाइयर। लेकिन इसमें 15H में मैं आपको बता दूं, या तो मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया कि मेरे पास कितने शेयर्स है। दूसरा, मैंने आपको ओके पब्लिक ऑफर नहीं दिया। ओके, मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। तीसरा, मैंने पब्लिक ऑफर नहीं किया। एंड लास्ट, मैंने आपको पैसे नहीं दिए। 4 चीजें हैं। ओके, इसके लिए पेनल्टी आएगी। ये पेनल्टी 15H में आएगी। 15H के बाद 15HA, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अमाउंट सेम रहेगा, थोड़ा सा अमाउंट एक कम किया हुआ है, 5 लाख एंड 25 करोड़। सेम लॉजिक रखा हुआ है, 5 लाख और 25 करोड़ और 3 टाइम्स। तो अगर आप ये देखोगे 15GH, ओके, HA, GHHA, GHHA, G में ओके 10 लाख 25 करोड़ 3 टाइम्स, 10 लाख 25 करोड़ 3 टाइम्स, 5 लाख 25 करोड़ 3 टाइम्स। सेम लॉजिक। ओके, आपका ये पहला 3 पॉइंट है। उसके बाद आता है HAA। सर HAA क्या है? ये IT एक्ट जैसा हुआ। ओके, मैंने आपको बताया कि अनऑथराइजली एक्सेस किया। सर इसके अंदर क्या पॉइंट्स है? अगर पहला पॉइंट आप याद रखिए, सर्च और सीजर में करते हैं, कोई किसी ने मुटिलेट किया, डिस्ट्रॉय किया, अल्टर किया, ओके, सीक्रेट किया, अगर ये किया हुआ है तो आप लायबल होंगे 15HAA में। अगर आपको एक्सेस नहीं था, आपने एक्सेस किया, ओके, आपको डाउनलोड करने का ऑथराइजेशन नहीं था, आपने डाउनलोड किया, वायरस छोड़ दिया अपने सिस्टम में, आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया या आपने सिस्टम को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, या आपने किसी को असिस्ट किया ये करने में, ओके, तो आपने किसी को असिस्ट किया, तो आप 15HAA में जाओगे। यहां पर पेनल्टी अमाउंट होगी आपकी 1 लाख विच इज एक्सटेंडिंग टू 10 करोड़ और 3 टाइम्स। 1 लाख 10 करोड़ 3 टाइम्स। ये IT एक्ट की पेनल्टी है। मैं वापस बता रहा हूं, IT एक्ट में ओके सेक्शन 43 करके होता है, उसकी पेनल्टी को कॉपी पेस्ट करके इन्होंने डाल दिया हुआ है। ओके, दैट इज 15HAA। एंड लास्ट पॉइंट, अगर कहीं पर भी 15HB, अगर कहीं पर भी सेपरेट पेनल्टी नहीं है तो 1 लाख पर डे और 10 करोड़ विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज मैक्सिमम 10 करोड़। ओके, हाइयर 1 लाख पर डे नहीं है, 1 लाख मिनिमम है, 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़। ओके, यहाँ पर से मिनिमम एंड मैक्सिमम की लिमिट दी गई है। एंड लास्ट पॉइंट मैंने बताया हुआ 24 का। ओके, जो मैंने आपको रिवीजन करते हुए बताया था, 24 में अगर आपने पेनल्टी जो अप्लाई की गई है वो आपने नहीं भरी, तो यहाँ पर आपको इंप्रिजमेंट हो सकता है 10 ईयर्स के लिए, और फाइन इज अप टू 25 करोड़, और बोथ दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो।